हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट 2 ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले पार्ट के अंदर हमने करे थे क्वेश्चन नंबर 1 टू 20। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू 40 और थर्ड पार्ट के अंदर करेंगे हम 41 टू 60। और ऐसे तीन पार्ट के अंदर हमारा जो सैंपल पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। और सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो भी 1.5 घंटे का होगा। हम भी सॉल्व करेंगे 1.5 घंटे के अंदर। पहला पार्ट आधे घंटे का, दूसरा पार्ट आधे घंटे का और तीसरा पार्ट भी आधे घंटे का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, मिस्टर नीरज हैज डिपॉजिटेड ₹100 इन द बैंक। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, एक इमेजिनरी इकोनॉमी है। इसके अंदर मिस्टर नीरज ने 100 रुपए जमा कराए हैं। इफ इट इज एज्यूम्ड दैट देयर इज नो अदर करेंसी इन सर्कुलेशन, अगर ये मान के चला जाए कि इसके अलावा 100 रुपए के अलावा पूरी इकोनॉमी में 1 रुपया भी नहीं है, तो आपको ये बताना है टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी होगी। एक इकोनॉमी में मिस्टर नीरज ने 100 रुपए जमा कराए बैंक के अंदर और ये माना जाए कि 100 रुपए के अलावा और कोई भी रुपया मार्केट के अंदर नहीं, इकोनॉमी के अंदर नहीं है, तो टोटल मनी सप्लाई कितनी मानी जाएगी? 0, 100, नॉट डिफाइंड या फिर 120। 0, 100, नॉट डिफाइंड या फिर 120। तो बच्चों हमने इसको डिस्कस कर लेते हैं। M1 याद हो, M1 मनी सप्लाई, M1 हमने पढ़ा था। और M1 का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? C मतलब कैश करेंसी विद द पब्लिक, कैश कॉइंस जो भी है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक और प्लस अदर डिपॉजिट जो कि आरबीआई के संग होते हैं। तो ये होती है हमारी मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर जो हमारे पर्टिकुलर कोर्स के अंदर है। और यहाँ पर 100 रुपए किसने, नीरज ने बैंक में जमा कराए, तो किसके अंदर आ जाएंगे? डिमांड डिपॉजिट के अंदर आ जाएंगे। और बैंक ने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि और कोई अदर करेंसी नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। तुम्हारी मनी सप्लाई कितनी हो जाएगी? वही जो बैंक में जमा कराया है। तो करेक्ट आंसर विल बी बच्चों ₹100। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तो इसको करते हैं रफ और आंसर लगाते हैं टिक। ₹100 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 2। सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज विटनेस्ड अ कंसिडरेबल फॉल इन द इन्फेंट मॉनेटरी रेट इन इंडिया। Identify which of the following may not be one of the reasons for fall in the infant monetary rate। इंडिपेंडेंस के बाद हमने देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं जो 1 साल से पहले मर जाते हैं, उनका जो रेट है वो कम हो गया। तो आपको ये बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रीजन नहीं है। ए, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज ओवर द ईयर। बी, इंप्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड ओवर द ईयर्स। सी, fall in the standard of living of the population of the nation over the years। टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन ओवर द ईयर्स। आपको ये बताना है कौन सा रीजन नहीं है उसके डिक्रीज होने का। अगर हेल्थ एजुकेशन में, हेल्थ में फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट हो तो भैया आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी, होगी। एजुकेशन में होगी तो भी कम होगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर आपका कम हो जाता है तो क्या बच्चे मर जाते हैं? पहले बीएमडब्ल्यू में चल रहे थे, मारुति 800 में चल रही हो तो क्या बच्चे मरने लग जाएंगे? पहले ब्राउन राइस खाते थे, व्हाइट राइस खाते थे, बच्चे मरने चालू हो जाएंगे? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉल इन स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन ओवर द नेशन। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। और टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन से नई मशीनरी आएगी तो नया इलाज हो पाएगा, अच्छे से इलाज हो पाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम होगी। क्लियर? ओके। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे सॉल्व। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की। Read the following statements carefully and choose the correct alternatives given below. Subsidies do not add any burden on the financial health of a nation. Complete removal of subsidies may violate the aim of equitable distribution of income। आपको ये बताना है दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर पहला गलत है दूसरा सही है। आपको चारों में से एक आंसर बताना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। Subsidies do not add any burden on the financial health of the nation। नहीं, ये बात गलत बोली है। बर्डन क्रिएट करता है, करता है। दूसरा, अगर हम सब्सिडीज को कंप्लीटली रिमूव कर दें तो क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का एम वायलेट हो जाएगा? द आंसर इज यस, वायलेट हो जाएगा। तो हमको पता लग गया कि स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है क्योंकि बर्डन होता है। दूसरा वायलेट करता है, करता मतलब दूसरा सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स। क्या ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक मिनट आ जा बच्चे, हाँ आ गया। प्रायर टू इंडिया's independence, the stagnation of agriculture sector was mainly caused by। बच्चे ये तो ऑप्शन देखने से पहले ही आप बता सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट क्यों हुआ था। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के एडवांस होने की वजह से, या फिर लैंड सेटलमेंट सिस्टम होने की वजह से। सिंपल सा आंसर है, डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इस वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टेगनेंट हो गया था। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शंस एंड रीजन। आपको ये बताना होगा दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है बट इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक सही है एक गलत है, ये चीज आपको बतानी है। तो रीड करते हैं। सेशन क्या दे रखा है? एक्विजिशन of domestic company by a foreign company will be recorded on the credit side of balance of payment। आपको यह बताना है कि अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया की कंपनी को अगर एक्वायर कर रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी। और जब वो एक्वायर करेंगे उससे हमारा पैसा बाहर जाएगा, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की कंपनी को एक्वायर करेगी तो वो क्या क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड में दिखाया जाएगा? द आंसर इज ट्रू, वहीं पर दिखाया जाएगा। क्या इससे आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का? ना मुन्ना ना, आउटफ्लो नहीं होगा, इनफ्लो होगा। अच्छा बच्चे, इनफ्लो क्यों होगा? इनफ्लो इसलिए होगा क्योंकि बाहर का इंसान अगर इंडिया का कुछ चीज खरीद रहा है तो पैसे कहां देगा? इंडिया में ही तो देगा, तभी तो वो खरीद पाएगा। तो आउटफ्लो होने की जगह पे क्या होगा? इनफ्लो होगा। तो मतलब क्या, असर्शन जो है वो सही है और जो रीजनिंग है वो गलत है। ये चीज क्लियर हो गई? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, assertion A is true but reason is false। ये चीज क्लियर हो गया? और आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम जरा आंसर भी दिखा देते हैं। तो 25 का जो आंसर है वो सी दे रखा है। क्या ये चीज क्लियर हो गई आपको? ओके। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने आंसर शीट भी ओपन करी है, जहां पे भी आपको डाउट होगा ना मैं वहीं पर दिखा दूंगा अलॉन्ग विद रीजन। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों पेन पेंसिल ले लो, शायद आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाए। Suppose in an economy, the initial deposit of rupees 400 crores lead to the creation of total deposits worth rupees 4000 crores। इकोनॉमी के अंदर हमने 400 करोड़ का इनिशियल डिपॉजिट किया था और उस वजह से जो हमारा टोटल डिपॉजिट है वो 4000 करोड़ क्रिएट हो गया। अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट वुड बी। तो ऐसे केस में जो हमारा लीगल रिजर्व रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 0.01, 1, 0.1 या फिर 0.4? आपको ये बताना है। ए, बी, सी या फिर डी? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? 0.1, 0.01, 1 या फिर 0.4? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारा लीगल रिजर्व रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जरा बताओगे? बताओगे जरा? 1 अपॉन, सॉरी 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 मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया। क्रेडिट क्रिएशन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो इनटू इनिशियल डिपॉजिट। आपका जो क्रेडिट क्रिएशन हुआ है वो कितना है? 4000 करोड़ का है। लीगल रेशियो आपको पता नहीं है, इसको एक्स ले लेते हैं। और आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो कितना है? आपका 400 है। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आ गया? जरा एक्स को इधर लेके जाएंगे और 4000 को इधर लेके जाएंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्स इक्वल्स टू 400 अपॉन 4000 एंड आंसर विल कम आउट टू 0.1।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 0.1। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है। क्लियर? ओके। तो करते हैं रफ और आंसर मार्क करते हैं अपना ऑप्शन नंबर सी 0.1। कोई डाउट? ओके। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रखा है जरा रीड करते हैं। हाँ, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव like land reforms and green revolution help India to become self-sufficient in food grains production। क्या बोला गया? फिर से रीड करते हैं। Major policy initiative like land reforms and green revolution help India to become self-sufficient in food grains production। ठीक है। रीजन क्या दे रखी है? The proportion of people depending on agriculture did not decline as expected after the green revolution। तो आपको ये बताना है सारे ऑप्शन में से कि दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है बट इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन गलत है, रीजन सही है। आपको ये चीज बतानी है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं असर्शन की। लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से सेल्फ सफिशिएंसी हुई थी, बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। दूसरा, the proportion of people depending on agriculture did not decline as expected after the green revolution। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जितने लोग हमने सोचे थे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होंगे वो कम नहीं हुए बल्कि उतने ही रहे। तो क्या ये बात भी सही है? हाँ बच्चों ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मतलब दोनों बातें सही है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारे एक्सक्लूड हो गए क्योंकि वो एक फॉल्स बोलते हैं। अब हमको ये बताना है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलो इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों ऊपर बात हो रही है पॉलिसी इनिशिएटिव की जिसमें हमको सेल्फ सफिशिएंट बना रहे थे। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि हम इंपोर्ट ना करें, खुद का प्रोडक्शन करें। आई रिपीट, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि हम इंपोर्ट ना करें, खुद का प्रोडक्शन करें, हम आत्मनिर्भर बन जाए। और नीचे बोला जा रहा है कि लोग एग्रीकल्चर पे अभी भी डिपेंडेंट थे, कम नहीं हुए। तो मतलब दोनों बातें अलग अलग बोली जा रही है। तो मतलब जो हमारा रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई अलोंग विद लॉजिक? ठीक है, इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 27 का बी होना चाहिए और 27 का बी हमारा आंसर भी है। क्लियर? ओके। जहां पे भी आपको लगेगा डाउट है मैं आपको वहां पे क्रॉस चेक करवा दूंगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 के जरा रीड करते हैं। तीन ऑप्शन यहां दे रखे हैं, एक पे ऑप्शन अगले पेज पर है, जरा वो भी देख लेंगे। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ऑप्शन में दिए गए इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। पहला, डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर प्रोवाइड सस्टेनेबल लाइवलीहुड रूरल पॉपुलेशन। डाइवर्सिफिकेशन करने से हमारे रूरल पॉपुलेशन को सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिल जाता है। क्या ये बात सत्य बोली गई है? ये बात सत्य बोली गई, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, दूसरा क्या है? डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट ऑफ वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या ये बात सत्य बोली गई है? ये बात भी सत्य बोलेगी। डाइवर्सिफिकेशन की डेफिनेशन ये है या तो क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दो या फिर एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर पे चले जाओ। तो ये बात भी सत्य बोली गई है। अब बात करते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव की, तीसरे पॉइंट की। Objective of investment in a new agriculture avenues like non-farm activities increases financial risk for rural population। अगर आप दूसरे नॉन फार्म एक्टिविटीज पर, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे क्या आपका फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाएगा? नहीं होगा इंक्रीज। ये बात गलत बोली गई है। क्यों गलत बोली गई है बच्चों? डाइवर्सिफिकेशन करने से आपका सस्टेनेबल लाइवलीहुड होता है क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ रिस्की बिजनेस। आपकी फसल अच्छी हुई, हार्वेस्ट अच्छी हुई तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर नॉन फार्म एक्टिविटीज में चले गए तो वहां से आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी गलत है अभी तक। एक बार डी और रीड कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल बोलेंगे हमारा आंसर सी है। तो जरा डी भी डिस्कस कर लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन इन द रूरल एरिया टू कंसीडरेबल लिमिट्स। यस, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी वो जो बोल रहा है फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, वो बढ़ता नहीं है, एक्चुअल में कम होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्या ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों? बहुत सही।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। एक और असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। आज मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर तो असर्शन रीजनिंग बेस्ड तो भर भर के। आपको इस चीज का ध्यान रखना, आपको चैप्टर आपकी थॉरोली रीडिंग होनी चाहिए। अगर आपने रटने की कोशिश करी तो आप यहाँ पर गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज द मींस टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बीइंग्स को ऐसे ट्रीट करता है कि उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये बात सत्य बोली गई है? हाँ, ये बात सत्य बोली गई, ट्रू है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीजेस बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ह्यूमन आप जब एजुकेशन पे हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या उससे आपकी ह्यूमन कैपिटल कम हो जाती है? नहीं, बल्कि बढ़ जाती है। जब आप अपने ऊपर पैसा लगाते हो, अपनी पढ़ाई पर पैसा लगाते हो, अपने हेल्थ के ऊपर पैसा लगाते हो, तो आप ज्यादा काम कर पाते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। बट यहाँ पे डिक्रीज बोला गया है, तो मतलब जो रीजनिंग है वो फॉल्स है, असर्शन है वो ट्रू है। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी, assertion A is true but reason is false। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होती है जब आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हो, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हो। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। फ्रॉम द सेट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इन कॉलम वन में क्या दे रखा है? नेम ऑफ द स्कीम। कॉलम टू में क्या दे रखा? ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी एलोवेशन प्रोग्राम। ओके, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। आपको करेक्ट पेयर बताना है, ध्यान रखना, मैच द कॉलम नहीं, करेक्ट पेयर बताना है। ए का 1 ठीक है, बी का 2 ठीक है, सी का 3 ठीक है, या फिर डी का 4 ठीक है। चलो डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने क्या बोला था? महात्मा गांधी बोल रहा हूं, मनरेगा ने क्या बोला था? डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग कंडीशंस। नहीं, ये मनरेगा में नहीं था। बी, पोषण अभियान मिड डे मील्स की। मिड डे मील्स क्या क्या बोलता था? आपको खाना मिलेगा। क्या दे रखा है? गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड वर्कर। नहीं, ये भी नहीं है, ये तो मनरेगा का पॉइंट था। ऑप्शन नंबर सी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, हेल्पिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशन। क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य है, मतलब सी का 3 करेक्ट पेयर बन रहा है। डी देखते हैं, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, इंप्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर। ये कनेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नेशनल असिस्टेंस सोशल प्रोग्राम एंड हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशन। तो ये होगा हमारा करेक्ट पेयर। ये चीज क्लियर हो गई आपको? बहुत सही, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। लॉजिक के साथ क्लियर? ओके। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका डायग्राम बेस्ड। बच्चों जरा डायग्राम को देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है, जरा रीड करेंगे। यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। यहाँ पर हमको कुछ पॉवर्टी रिलेटेड दिखाई दे रही है। एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे जिससे हमको पता लग जाएगा। क्वेश्चन क्या है? फिगर शोइंग पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन सम लार्ज स्टेट्स 1973 से 2012। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन आपको दिखाई दे रही है। आपको ये बताना है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बार डायग्राम। ऊपर डायग्राम को ध्यान में रखते हुए आइडेंटिफाई द स्टेट्स which are able to reduce the poverty as compared to other states between 1973 से 2012। आपको ये बताना है कि 1973 के मुकाबले 2012 में कौन से ऐसे स्टेट्स है जो पॉवर्टी कम कर पाए। ठीक है, ऑप्शंस बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ डायग्राम में देखेंगे। बच्चों यहां पर भी आपका लाइन के ऊपर है, जो ब्लैक वाला है ना बच्चों, वो 60 के ऊपर दिखाना है आपको, और जो ये आपके जो डैश डैश करके है, स्ट्राइप्स करके है, वो आपको 30 28 के आसपास दिखाना है। तो जरा देखो, आंध्र प्रदेश का पहले 49 था, अब कितना हो गया है? 9 हो गया है, कम हो गया, काफी हो गया। दूसरा, पहले 62 था, अब 34 है, दोनों लाइन के ऊपर है, तो ये नहीं हुआ। तीसरा, आपका पहले ये गुजरात 48 था, अब 17 हो गया, कम हो गया है, हो गया है। कर्नाटक की हम बात करें तो 55 था, 21 है, ये भी कम हो गया है, हो गया है। मध्य प्रदेश दोनों में ज्यादा है। महाराष्ट्र पहले कम था, अब ज्यादा है। उड़ीसा दोनों में ज्यादा है। राजस्थान पहले भी कम था, अब भी कम है। तमिलनाडु पहले भी कम था, अब भी कम है। उत्तर प्रदेश पहले भी कम था, लेकिन अब ज्यादा है। वेस्ट बंगाल पहले ज्यादा था, अब कम है। ये आपको दिख रहा होगा लाइन के नीचे, ये चीज आपको समझ में आ रही है। आपको ये बताना है कौन से ने कम कर लिया। ठीक है, कौन से ने कम कर लिया। जरा पहले में देखते हैं, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश।
जरा एक में देख लो, किसी में भी एक में ज्यादा हो तो वो हम एक्सक्लूड कर देंगे। बिहार में ज्यादा है तो पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा, बिहार पहले एक्सक्लूड कर दो। तीसरा, बिहार फिर से एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि बिहार में आप देख लो लाइन के ऊपर है तो ये तो एक्सक्लूड हो गया। तीन में बिहार है, मतलब हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कम है, कम है। राजस्थान में कम है, कहां गया राजस्थान, राजस्थान में कम है। इसके अलावा हम जरा एक बार और देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में कम है, कम है। तमिलनाडु में कम है, कम है। तो ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने पहला वाला पहले तीन एक्सक्लूड कैसे करें, क्योंकि बिहार को देखो लाइन के ऊपर है 34, यहां पर भी बिहार है, यहां पर भी बिहार है और यहां पर भी बिहार है, तो वो वैसे एक्सक्लूड हो गया। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लॉजिक क्लियर बच्चों आपको? ओके। अगला सवाल एक और टेबल बेस्ड, जरा रीड करते हैं। On the basis of the above mentioned information, answer the following question. जो पैराग्राफ में आपको डिटेल्स दे रखी है उसके बेसिस पर आपको आंसर बताना है। The real per capita income of India. The real per capita income of India as per the given data has increased by dash between 1951 and 2016-17. रियल पर कैपिटा इनकम कहां दे रखी है बच्चों? यहां दे रखी है रियल पर कैपिटा इनकम। तो आपको ये बताना है 1951 से 2016-17 के बीच में वो कितनी इंक्रीज हो गई है। तो आपको ये बताना है 7651 और 77659 इनके बीच में कितना परसेंटेज है जो कि इंक्रीज हुआ है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 915%, ऑप्शन नंबर बी 1015%, ऑप्शन नंबर सी 815% या फिर ऑप्शन नंबर डी 715%। आपको ये बताना है ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले रटने वालों बच्चों के लिए मैं ध्यान दूं, रटने वाले बच्चे निकालेंगे परसेंटेज 77659 डिवाइडेड बाय 7651 इंटू 100, और जैसे ही बच्चों ये करेंगे इनका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। आपको ये बताना कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। इंक्रीज का कैसे निकाला जाएगा? 77659 पहले आपको ये निकालना है कितना इंक्रीज हुआ है। तो पहले आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये निकालना पड़ेगा कितना इंक्रीज हुआ है। फिर जो आएगा उसको आपको 7651 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा और फिर मल्टीप्लाई करोगे 100 से। तो आपका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली वो आएगा 915%। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, ये करेक्ट होगा, ये गलत है। ध्यान रखना, ये वाला सी होगा, ये बताना है कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ओके। तो करते हैं अपनी ड्राइंग को रफ, कैलकुलेशन को करेक्ट आंसर लगाते हैं टिक 915%। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। असर्शन एंड रीजनिंग दे रखा है, आपको बताना है कि हाँ भाई असर्शन रीजनिंग दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, गलत एक्सप्लेनेशन होगा, एक सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा सही, जो भी आपको बताना है। The goal of equitable distribution of land was fully served by abolition of intermediaries in the post-independence India. और दूसरा रीजनिंग क्या दे रखा है? Big landlords challenge the land ceiling legislation, delaying the implementation and subsequently escaping from the legislation. असर्शन में ये बताए जा रहे हैं जो हमारा एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज हुआ था उससे हमारा जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बिल्कुल मजे से हुआ था, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हुआ था। और रीजनिंग दे रहे हैं जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने चैलेंज किया उस चीज को और उस लेजिस्लेशन को उस कानून को लगने ही नहीं दिया। मतलब पहली चीज जो है वो गलत बोल रहे हैं क्योंकि अच्छी तरीके से नहीं लगा था। और दूसरा रीजन एकदम सही है। तो असर्शन इज करेक्ट, सॉरी असर्शन इज फॉल्स बट रीजनिंग इज करेक्ट। ये चीज आपको समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज हुआ था वो क्या अच्छे से इंप्लीमेंट हो गया था? नहीं, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, तो असर्शन हमारी गलत है। और रीजनिंग क्या दे रखी है? क्या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड ने चैलेंज कर दिया था? यस, उन्होंने चैलेंज किया था और उस वजह से वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो असर्शन गलत है, रीजनिंग सही है। क्लियर? ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। असर्शन नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा आंसर, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। असर्शन इज फॉल्स बट रीजनिंग इज ट्रू। क्लियर? ओके। अगला सवाल,
द emergence of self-help groups ensured the reduction of fissures of the former credit system. The borrowings from the self-help groups mainly confined to the consumption purpose by its member. आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं, पहला सही है, दूसरा गलत है, या फिर पहला गलत है, दूसरा सही है। तो डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के आने की वजह से फॉर्मर क्रेडिट सिस्टम में जो कमियां थी वो पूरी हुई। दूसरा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोग पैसे लेते थे वो मेनली कंजम्पशन पर्पस मतलब पर्सनल पर्पस के लिए लेते थे। क्या ये बात भी सही है? ये बात भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 35 रीड करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। वही फिर से आगे जरा रीड करते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों, 35 इंपॉर्टेंट है। The value of money multiplier is determined by the reserve ratio in the prevailing monetary system. जो वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर है, जो 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो इनटू इनिशियल डिपॉजिट होता है, क्या उससे वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिसाइड होती है रिजर्व रेशियो से? यस। ये मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला ही होता है 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो, तो रेशियो से ही डिसाइड होती है हमारी मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू। असर्शन मतलब स्टेटमेंट 1 सही है। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। The process of credit creation directly relates to the value of reserve ratio. क्या उससे डायरेक्टली रिलेट करता है? तो बच्चों ये बात गलत दे रखी है, वो इनडायरेक्टली रिलेट करता है। जरा डिस्कस करेंगे इसको फॉर्मूले के संग। हमारा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। जरा गौर से देख रहे हो, ये डायरेक्टली रिलेटेड है फिर इनवर्सली रिलेटेड है। ये इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब जितना ज्यादा लीगल रिजर्व रेशियो होगा मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू उतनी कम आएगी, और जितना वैल्यू कम होगा मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। ये डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, ये इनडायरेक्टली रिलेट करता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो गलत है। लॉजिक क्लियर? ओके। राइटिंग को करेंगे माफ, और स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स। क्लियर? ओके। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सीक्वेंस में बताना है बच्चों आपको कि पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, चौथा कौन सा हुआ। तो चलो डिस्कस करते हैं। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिस्को 1907, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज 1850 और सुएज कैनाल 1869। अगर आपको ईयर याद होंगे तो ये आपके लिए चुटकियों का क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ईयर याद नहीं होंगे तो दिक्कत की बात है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1853, फिर आएगा 1869 4, फिर आएगा 1907 2, फिर आएगा हमारा 1। तो 3421, 3421 डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। सिंपल चीज। क्लियर? ओके। तो करते हैं इसको रफ और डी को लगाते हैं टिक। करेक्ट आंसर हो गया हमारा ये। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, फिर से असर्शन रीजनिंग, मतलब इतने तो ज्यादा हो गए हैं, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स बिटवीन टू नेशंस आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनविजिबल आइटम्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं बच्चों? बताओ जरा, क्या इनविजिबल आइटम्स हमारे कैपिटल अकाउंट में आते हैं? नहीं आते, करंट अकाउंट में आते हैं। किस में आते हैं? करंट अकाउंट में आते हैं। तो पहला तो पता लग गया कि असर्शन हमारा गलत है। विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर हमारे करंट अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, ओके। ट्रांजैक्शंस that affects the asset liability of the status of a country to the rest of the world are known as capital account transaction। ये बात सही है, ये बात सही है। तो असर्शन गलत है, रीजनिंग सही है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अ करेक्ट आंसर। असर्शन इज फॉल्स बट रीजनिंग इज ट्रू। क्लियर? ओके। अगला सवाल, द डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड डैश एंड डैश, सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट या फिर पोस्ट ऑफिस। आपको ये बताना है डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होता है। सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, करंट होता है, पोस्ट ऑफिस होता है। तो 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या फिर 1 एंड 4। आपको ये बताना है 1 एंड 2, 2 एंड 3
1 एंड 3 या फिर 1 एंड 4 आपको ये बताना है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। डिमांड डिपॉजिट के अंदर एक तो सेविंग अकाउंट आता है, आपका बैंक अकाउंट होता है, जब जाओ मन में पैसा निकाल लो। सेविंग डिपॉजिट नहीं, सॉरी सेविंग गलत बोला, फिक्स डिपॉजिट नहीं होता, आपको पहले अकाउंट को क्लोज करवाना पड़ता है, फिर आपको पैसे मिलते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में एक बार पैसे जमा हो गए तो एक फिक्स टेन्योर के लिए हो जाते हैं, जब तक अकाउंट क्लोज नहीं करवाओगे तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। करंट अकाउंट में बिल्कुल, करंट अकाउंट में आपको मन चाहे तरीके से पैसा मिल जाता है, जब चेक लगाओगे, जब पैसा विड्रॉ करोगे आपको मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स नहीं, आपको इजीली नहीं मिलता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी अ करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। तो चलिए बच्चों रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, वो सेम आ गया असर्शन एंड रीजनिंग का। assertion क्या देगा, since the default rates from farm loans have become chronically high due to multiple reasons, the rural banks are facing a lot of cash crunch। क्योंकि लोग जानबूझकर फार्म लोन्स नहीं चुका रहे, उस वजह से जो रूरल बैंक के पास कैश की कमी हो गई है। ओके, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज अ लॉट ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज वेस्टेड। क्या ये बात भी सही है, ये बात भी सही, मतलब दोनों बातें सही बोली गई हैं। क्योंकि लोग लोन का पैसा नहीं चुका रहे तो रूरल बैंक के पास पैसों की कमी हो गई है, और क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है इसलिए जो फार्म प्रोड्यूस है वो वेस्ट हो जाता है। दोनों बातें सही है, बट आपको ये बताना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दोनों बातें अलग-अलग है। एक बैंक के लोन की बात कर रहे हैं, एक स्टोरेज फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, तो मतलब दोनों ही सही है, बट जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? ओके। अब बच्चों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से रीड करेंगे, फटाफट से लेक्चर को खत्म करेंगे। सिंस इंडिपेंडेंस the economic conditions of many farmers across India has improved because they have adopted horticulture as a secondary source of income। एग्रीकल्चर के बाद से बहुत सारे फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन इसलिए इंप्रूव हो सकी है क्योंकि उन्होंने हॉर्टिकल्चर को सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ट्रीट कर लिया है। ऑप्शन नंबर बी। रीजनिंग क्या दे रखी है, वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस हैव गिवन इंडिया एन एडेड एडवांटेज टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप। और क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट बहुत ज्यादा वेरी करता है, सॉइल कंडीशन इतनी सही है जिससे हॉर्टिकल्चर एक अच्छा काम बन चुका है। तो आपको ये बताना है क्या दोनों चीजें सही हैं? दोनों चीजें सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, आपको ये बताना है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर को। क्या इंडिपेंडेंस के बाद फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो गई क्योंकि उन्होंने हॉर्टिकल्चर अडॉप्ट कर लिया है? यस, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और इसलिए हॉर्टिकल्चर अच्छा हुआ, तो यस ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। आपको ये बताना है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बच्चों। यस ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि हॉर्टिकल्चर तभी अच्छा हुआ है, लोगों की इनकम तभी अच्छी हुई है क्योंकि हमारा सॉइल कंडीशन अच्छी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्लियर? तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। और कंफर्मेशन के लिए आपको फटाफट से दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ए दे रखा है। क्लियर? ओके। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से 60। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस, आई होप आपको पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा। अब तक हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं और हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ बढ़िया से बढ़िया आपको चीज मिली। कुछ क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट भी टिक करवाए, कुछ क्वेश्चन में आपको ट्रिकी लैंग्वेज भी आपको समझाए। तो ध्यान रखना इस तरह की क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।